आप सभी को पुनः महादेव। अपने अगले वीडियो में जो है वो हम लोगों ने संपत्ति अंतरण की परिभाषा को देखा था और ये पहले ही हम लोग इस पे बात कर चुके हैं कि संपत्ति अंतरण को परिभाषित करते हुए उसके अपवादों की भी चर्चा करनी होती है। इसलिए जितना महत्वपूर्ण परिभाषा खंड है धारा 5 का, उतना ही महत्वपूर्ण इसका अपवाद खंड भी है। तो हम अपवाद आज देखेंगे। मुख्यतः इसके 8 अपवाद हैं, उन सारे पे हम बात करेंगे। देखिए, कुछ समव्यवहार देखने में संपत्ति अंतरण लगते हैं, परंतु वास्तविक में संपत्ति अंतरण नहीं माने जाते, जो निम्नलिखित हैं। जिसमें पहला है विभाजन। विभाजन को इस धारा के अंतर्गत संपत्ति अंतरण नहीं माना जाता, क्योंकि जिन व्यक्तियों के बीच में विभाजन किया जाता है उनका हित अधिकार पहले से ही उस संपत्ति में निहित होता है। विभाजन के बाद व्यक्ति का हित अधिकार अपने हिस्से तक सीमित हो जाता है, उसका विस्तार अन्य संपत्तियों से समाप्त हो जाता है। व्यक्तियों के पक्ष में कोई नया हित सृजित नहीं होता, परंतु कुछ उच्च न्यायालय जैसे मद्रास, पटना, कोलकाता, मध्य प्रदेश विभाजन को संपत्ति अंतरण मानते हैं। तो आसान शब्द में विभाजन जो है वो संपत्ति अंतरण नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही जो व्यक्ति होता है उसका हित और अधिकार होता है। बस क्या होता है कि उसका जो है सीमांकन कर दिया जाता है। सोनी राम बनाम द्वारिका बाई मुंबई उच्च न्यायालय का वाद है ये, और बम्बई उच्च न्यायालय ने विभाजन को संपत्ति अंतरण माना। लेकिन वहीं CIET बनाम केशव लाल के वाद में उच्च न्यायालय ने विभाजन को संपत्ति अंतरण नहीं माना, और BMC बनाम अजित कुमार के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विभाजन संपत्ति अंतरण नहीं है। दूसरा इसका अपवाद है समझौता। इसको संपत्ति अंतरण नहीं माना जाता, क्योंकि समझौते में किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई हित या अधिकार प्रदान नहीं किया जाता। इसमें जो संपत्ति किसी व्यक्ति को मिलती है उस पर उसका पहले से दावा होता है। दोनों पक्षकार का सभी वस्तुओं पर समान रूप से हक का दावा पहले से विद्यमान रहता है। रमेश चंद्र शर्मा बनाम राजकुमारी शर्मा AIR 1996 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समझौता संपत्ति अंतरण नहीं है। तीसरा इसका अपवाद है पारिवारिक निर्धारण बंदोबस्त। परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए यदि परिवार के अंदर कोई आंतरिक व्यवस्था की जाती है जिससे परिवार में विवाद ना हो, कोई पारिवारिक व्यवस्था या बंदोबस्त किया जाता है, तो यह संपत्ति अंतरण नहीं कहा जाता। पारिवारिक बंदोबस्त विभाजन का अगला चरण है। इसमें भी एक केस है, साधु माधव दास बनाम पंडित मुकुंद राम AIR 1955 तथा कुन्नी कन्नन बनाम T कल्याणी AIR 1990 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्टतः कहा कि पारिवारिक बंदोबस्त संपत्ति अंतरण नहीं होता। पारिवारिक बंदोबस्त स्टाम्प एक्ट की धारा 2 उपधारा 24 में बताया गया है। एक और केस है जिसमें हंसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम कीदर्शन इंडस्ट्रीज AIR 2007 का वाद है। इसमें भी पारिवारिक बंदोबस्त को संपत्ति अंतरण नहीं माना गया। चौथा इसका आवश्यक तत्व है त्याग। इसे संपत्ति अंतरण नहीं माना जाता, क्योंकि त्याग में कोई व्यक्ति संपत्ति से अपने अधिकार हित को पृथक कर लेता है, परंतु हित अधिकार किस व्यक्ति में निहित होगा उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अर्थात त्याग में दूसरे पक्षकार का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। जबकि संपत्ति अंतरण के लिए दो जीवित व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसमें एक केस आप देख सकते हैं। देखिए, इसको आसान शब्दों में समझते हैं त्याग को। जैसे मैं अपनी किसी संपत्ति का, मैं यदि हाथ में घड़ी पहनी और घड़ी को मैं त्याग देती हूँ, तो ये तो संपत्ति है, घड़ी जो है वो संपत्ति है, और मैं जीवित व्यक्ति हूँ, मेरे द्वारा ही त्यागा जा रहा है, मेरे द्वारा ही उस घड़ी को त्यागा जा रहा है, किंतु उसको, उस त्यागे हुए संपत्ति को कौन ग्रहण करेगा इसका पता नहीं है। इसलिए त्याग जो है वह संपत्ति अंतरण नहीं माना जाता धारा 5 के अंतर्गत। केस इसमें आप देख सकते हैं, प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स AIR 1994 का है। इसमें त्याग को जो है वह संपत्ति अंतरण नहीं माना गया। पांचवा इसका अपवाद है सुखाचार। देखिए, भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 4 में सुखाचार को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार 2 प्रकार की संपत्तियां होती हैं, एक अधिष्ठायी स्थल, एक अधिसेवी स्थल।
इन्हें पृथक पृथक करके इनका अंतरण नहीं किया जा सकता। जहाँ संपत्ति जाएगी उसके साथ उसका सुखाचार भी जाएगा। आप सुखाचार को आसान शब्दों में समझिए। जैसे एक घर लिया गया, घर जो है वो एक भूमि है, एक मतलब घर जो है वो एक संपत्ति है। घर में लगे खिड़की दरवाजे जो हैं वो उसके सुखाचार के भाग हैं। खिड़की दरवाज़ों को अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ घर जाएगी वहाँ उसके साथ उसके खिड़की दरवाजे भी जाएंगे। अब अगला जो है वो है भार। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 100 में जो है वो भार को परिभाषित किया गया है। जब पक्षकारों के कार्यों द्वारा या विधि के प्रक्रिया द्वारा किसी विशिष्ट अचल संपत्ति को कुछ भुगतान करने के लिए प्रत्याभूति बना दिया जाता है तो कहा जाता है कि उसे विशिष्ट व्यक्ति का उस संपत्ति पर भार उत्पन्न हो गया है। 7वां, मंदिर का चढ़ावा या मूर्ति पर चढ़ावा। देखिए, मंदिर के लिए किया गया अर्पण या मूर्ति को किया गया चढ़ावा संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति अंतरण नहीं माना जाता, क्योंकि मूर्ति जीवित व्यक्ति नहीं है। संपत्ति अंतरण के लिए दोनों पक्षकार जीवित होने चाहिए। 8वां, इसका अंतिम जो अपवाद है वो ये है कि निर्मुक्ति, विलेख एवं समर्पण। देखिए, निर्मुक्ति का अर्थ है जब बड़े हित छोटे हित में विलय हो जाता है तब छोटे हित में परिवर्तन हो जाता है और यह संपत्ति अंतरण माना जाता है। भूस्वामी अपना हित किराएदार के प्रति समर्पित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे भूस्वामी अपना हित किराएदार के प्रति समर्पित करते हैं तब किराएदार का हित परिवर्तित हो जाता है, यह संपत्ति अंतरण है। परंतु समर्पण में जब छोटा बड़े हित में विलय हो जाता है तो बड़े हित में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह संपत्ति अंतरण नहीं माना जाता। जैसे नदी समुद्र में मिल जाए, आत्मा परमात्मा में मिल जाए, किराएदार स्वामी में मिल जाए तो ये जो है वो संपत्ति अंतरण नहीं माना जाता। केस इसमें है मुनियप्पा पिल्लई बनाम पेरियार स्वामी AIR 1975, रामकृष्ण राव बनाम ML नरसिंह राव। इन दोनों वादों में निर्मुक्ति, विलेख एवं समर्पण को जो है वो संपत्ति अंतरण नहीं माना गया। तो धारा 5 को हम 2 खंडों में देखे हैं। एक उसका परिभाषा खंड देखे हैं, दूसरा उसका अपवाद खंड देखे हैं। परिभाषा खंड में हम लोगों ने उसकी परिभाषा देखी बकायदा, अपवाद में उसके 8 अपवाद देखे। इसके बाद हम धारा 6 देखेंगे। धारा 6 भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, नमस्कार।